नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। कल हमारे सुधी श्रोताओं ने इस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता जताई थी। हालांकि घटना के बारे में भी सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इतने तथ्य घटना के संबंध में आए हैं कि आपका जानना जरूरी है। आप समझ गए होंगे बात दिल्ली की 31 दिसंबर के रात की, जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र करीब 23 साल थी, उसकी लाश सड़क पर मिली थी। इस घटना को कंझावला ड्रैग्ड केस, कंझावला कांड, कंझावला युवती हत्याकांड, कई नामों से, अलग अलग नामों से 2 दिन से ये चर्चा में बना हुआ है। बात दरअसल ये है कि 31 तारीख की रात में एक राहगीर ने बाहरी दिल्ली के इलाके में एक बोलेनो गाड़ी से लटकती हुई एक लड़की की लाश देखी, या लटकती हुई एक लड़की देखी। उसने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। इसका नाम जिस व्यक्ति ने देखा था वो था डेयरी मालिक दीपक दहिया। इसका क्लेम है कि मैंने पुलिस को 18-20 बार फोन किया। मैं लाइव अपडेट देता रहा और एक कॉल तो 10 मिनट की है। यह भी इसने क्लेम किया कि पुलिस कंट्रोल रूम से हुई बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। यह बात गंभीर है, इसलिए आपका जानना जरूरी है। थोड़ी देर पहले ही किसी ने पीसीआर वैन को करीब 3:24 पर भोर में रोहिणी जिले के कंझावला थाने पर किसी ने खबर की कि साहब एक एक्सीडेंट शुदा स्कूटी सड़क के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस आई और उस एक्सीडेंटल स्कूटी गाड़ी को ले गई। पुलिस का काम खत्म। जब सुबह 4:11 पर यह सूचना, जिस सूचना के बारे में दीपक दहिया बताते हैं कि मैंने 18-20 बार फोन किया, वो आगे ये भी बताता है कि साहब मैंने उसका पीछा भी करने की कोशिश की और कभी वो थोड़ी तेज चला रहा था, कभी 20-25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चल रहा था। रास्ते में उसे 2 पीसीआर वैन मिली, जिनसे उसने रुककर इस बाबत बात की, लेकिन उन्होंने कतई रिएक्ट नहीं किया। एक तीसरी वैन भी मिली, जिसमें जो लोग थे उनको बताया। एक सड़क पर, दहिया कहते हैं कि सड़क पर आगे जब एक मोड़ आया तो वो लोग मुड़ गए और तब तक मैंने देखा कि पुलिस की कोई वैन आई है। सड़क पर एक लड़की की नग्न लाश, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, पसलियां निकली हुई थी, हाथ पैर कुचले हुए थे, ये वहां पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने उसको घेरा था और पुलिस अपना काम कर रही थी, पंचनामा और
उसके सिलसिले में अगले दिन अखबारों में कहीं कहीं छोटी खबर और कहीं टीवी पर कि साहब एक लड़की को ऐसे ऐसे किया गया और वो उसकी लाश मिली, कार चालकों ने कुचल दिया। उस दिन की बात भी सुनिए आप कि उसमें ये भी कहा गया कि कार चालकों की कार में साउंड सिस्टम बुरी तरह से बज रहा था। संभवतः वो लड़के न्यू ईयर पार्टी से आ रहे थे, शराब पिए हुए थे। बहुत ज्यादा तेजी से बजने वाले साउंड सिस्टम के कारण उनको ये पता नहीं लगा कि उनकी गाड़ी से कोई शव लटकता हुआ या कोई वस्तु लटकी हुई या कोई वस्तु घिसटती हुई जा रही है। सब जगह ये बात आई। बात थोड़ी सी यकीन के काबिल भी हुई। नए साल का नया दिन, नए साल का आगाज, पार्टियां सब जगह, शराब पार्टियां सब जगह। यंग लड़के जिनकी उम्र 25-26 साल थी गए होंगे, शराब पी होगी, धुन में गाड़ी में साउंड सिस्टम चल रहा होगा और सामने से कोई लड़ा तो ये सोच के कि भागो पुलिस आ जाएगी, या ये सोच के कि कुछ नहीं हुआ है निकल लो, वहां से चले गए। और उस साउंड सिस्टम के कारण ये उन्हें पता नहीं लग सका कि कोई चीज उनकी गाड़ी में फंसी हुई है। बहरहाल सवेरा होते होते चूंकि स्कूटी एक थाने में मिली, बॉडी दूसरे थाने में मिली, स्कूटी के नंबर से लड़की के नंबर को ट्रेस किया गया। लड़की का नाम अंजलि निकला। अंजलि के घर वालों से पुलिस ने संपर्क किया। उसने ये बताया कि ये किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वेलकम गर्ल का काम करती है। लड़की की मां ने बताया कि पंजाबी बाग के किसी इवेंट में काम करने को और रात में 10 बजे तक लौट आने की बात अंजलि ने कही थी। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा। तो 1 जनवरी 2023 को ये पूरी बात चलती रही। 2 जनवरी 2023 को ये बात चलती रही। 3 जनवरी को अचानक सुबह सुबह अखबार, उसमें टीवी स्क्रीन्स पर कहीं कहीं ये आने लगा कि अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी थी और दोपहर होते होते वो दोस्त टीवी की स्क्रीन पर आ गई। नाम था निधि। उसने एक किस्सा बताया। सारे चैनल्स केवल इसी अंजलि हत्याकांड, अंजलि कांड, कंझावला कांड, इस तरह के नाम से अलग अलग अपनी अपनी स्टोरीज चलाते रहे। शाम को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस को लगा कि केस सॉल्व हो गया और स्पेशल सीपी अगर बुला रहे हैं तो इसके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो लूप होल्स हैं उसको प्लग करके सारी चीजें बताएंगे। भारी भीड़ प्रेस की इकट्ठा हुई, लेकिन स्पेशल सीपी साहब ने सिर्फ एक बात बताई कि हमें एक चश्मदीद गवाह भी मिल गया है जो घटना के वक्त मृत युवती के साथ था। पत्रकार सवालों की बौछार करते रहे। 92 सेकंड के इस छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर स्पेशल सीपी साहब चले गए। तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जा रहे थे, उसका कोई भी जवाब किसी को नहीं मिला। अब आइए निधि के उस बात पर जो मैंने भी टीवी स्क्रीन पर देखा। निधि की अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो उसने मुख्य रूप से 3 चीजें कही हैं, या बार बार जिस चीज पे वो जोर दे रही थी। पहला
कि अंजलि शराब बहुत पिए थी। अंजलि नशे में थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्कूटी चलाए। उसने मुझसे झगड़ा किया और स्कूटी की ड्राइविंग सीट पर वो बैठी। कहने का आशय ये कि अंजलि शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी। ये पहली बात कही उसने। दूसरी बात उसने ये बताई कि कार में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ था बोलेरो में, क्योंकि उसके बताने के पहले टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर जितने जितने माध्यम हैं समाचार जानने के, सब पर यही चल रहा था कि साउंड सिस्टम के बहुत तेज होने के कारण कार पर बैठे लोगों को ये पता नहीं लगा कि साहब ये उसके कार के साथ साथ कोई घिसट भी रहा है। तो पहला तो उसने बताया कि शराब पिए थी। दूसरा ये बताया कि साहब कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ था। और तीसरी बात बताई कि 4 या 5 लोग गाड़ी में सवार थे। उसी ने अपने बयान में यह बताया कि पहले तो वो एक ट्रक के सामने भिड़ी जा रही थी, अच्छा हुआ हम दोनों लोग बच गए। निधि को जब ये पता था कि वो बहुत शराब पिए हुए हैं और उसकी भी जान जा सकती है, तो या तो उसे खुद गाड़ी चलानी चाहिए थी या ये कह देना चाहिए था कि तुमको जाना हो जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। लेकिन वो भी साथ में थी। उसके बयान के मुताबिक बलेनो ने सामने से आकर टक्कर मारी। निश्चित है हेडलाइट भी जल रही होगी। सामने से आने वाली हेडलाइट की जो तेज रोशनी आंखों में पड़ती है, उससे ये देखना नामुमकिन है कि गाड़ी के भीतर कितने लोग हैं। अगर गाड़ी के पीछे से भी कोई हेडलाइट वाली गाड़ी आ रही है तो हो सकता है शैडो दिखाई पड़े, लेकिन कौन बैठा है, कितने लोग हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है, खासकर ऐसे में जब गाड़ी ने हिट कर दिया हो। निधि ने दूसरी बात बताई कि मैं गिरी, मुझे कम चोट लगी या बिल्कुल चोट नहीं लगी, मैं वहां से सीधे घर भागकर चली आई। घर पर मैंने अपनी मां से इस घटना के बारे में बताया और मैं ये सोचती रही कि इस घटना के बारे में और किसको किसको बताया जाए या मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचने की बात तब तक होती रही जब तक कि पुलिस उसके घर नहीं पहुंच गई। ऐसा निधि ने कैमरे के सामने टीवी के स्क्रीन पर बताया। आपने भी सुना होगा। उसका पूरे का सार यही 3 बातें थी। अब सवाल यह है कि पुलिस वाले तीसरे दिन ही कैसे पहुंचे। उन्हें पहले दिन ही पहुंच जाना चाहिए। घर वालों से बात हुई, घर वालों ने बताया कि साहब फलां जगह गई थी, फलां इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में काम करती थी। तो पहला काम पुलिस करती है, वहां जाती है, भाई कौन सा इवेंट था, कहाँ लास्ट टाइम देखी गई थी, कितने बजे यहां से निकली थी, उसके साथ साथ और कौन लोग काम कर रहे थे, तमाम चीजें हैं पुलिस पूछ लेती है। 5 मिनट का काम है और पूछती ही है क्योंकि उसे कारण जानना होता है और तभी पता लगा होगा कि फला के साथ गई थी। तो पुलिस तब उसके घर नहीं पहुंची। ये जो आज टीवी स्क्रीन पर देखा तो मेरे मन में आया कि मैं आपको, आपने कल जिज्ञासा व्यक्त की थी तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। हालांकि पूरी सूचना अभी भी नहीं है।
31 तारीख की रात में सारी दिल्ली पुलिस सड़कों पे थी। दिल्ली पुलिस क्या, सभी मेट्रो शहरों में और सभी बड़े शहरों में पुलिस बाहर रहती है। जानती है पुलिस कि आज लोग शराब पिएंगे, ऊधम करेंगे, डांस करेंगे, दुर्घटनाएं होंगी, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। और उस दिन तो यहां तक बताया गया कि दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा साहब भी सड़कों पर थे। लेकिन उस दिन ये शायद देश की सबसे दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई थी। बहरहाल पुलिस ने उसको, जो गाड़ी थी, उसका पता किया। उसे पता ये लगा कि गाड़ी का मालिक दूसरा है। उससे उसके दोस्तों ने उस दिन के लिए उससे लिया था और उसमें जो 5 लोग थे, उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हैं तो वो तो अपनी बात कहेंगे, साहब मुझे कुछ नहीं पता, शीशे बंद थे, साउंड सिस्टम चल रहा था, कौन आया? अरे भाई, आपकी गाड़ी में पीछे सड़क पर पड़े हुए पॉलीथीन के जो वो हैं गार्बेज, अगर वो कहीं पहियों में फंस जाते हैं तो ड्राइवर को साउंड से यह अंदाज लग जाता है कि कुछ गाड़ी में फंसा हुआ है। गाड़ी किनारे करके उस पॉलीथीन बैग्स जो पड़े रहते हैं उसको निकाल के अलग किया जाता है। इरिटेटिंग होता है वो, और ये नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। कभी कभी ये लगता है कि हमारा जो व्हील कवर है वो ढीला है, उसकी आवाज़ है, लेकिन किनारे करके लोग उसको चेक करते हैं। और एक लाश 10 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी हुई, बताया जाता है कि एक्सेल में उसका पैर का हिस्सा फंस गया था। और 10 किलोमीटर तक जब उसके टुकड़े टुकड़े हुए होंगे या सब फंसने वाली जगह टूट गई होगी, तभी वो बॉडी उसमें से निकली होगी। और बार बार उसे घुमाया भी गया, गाड़ी को यू टर्न किया गया और कम किया गया, ज़्यादा किया गया। हो सकता है उस बॉडी को, कि वो बॉडी उसके कार से, उसकी बोलेनो गाड़ी से निकल जाए, उसके लिए ये यत्न किए गए हों। जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें दीपक खन्ना 26 साल, अमित खन्ना 25 साल, कृष्णन 27 साल, मिथुन 26 साल और मनोज मित्तल 27 साल के हैं। यह भी कहा गया कि जब इन लोगों की टक्कर स्कूटी से हो गई तो इन्होंने बजाय गाड़ी रोकने के गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। बहरहाल इन 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और आज शाम को अंजलि का अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन इस घटना में पुलिस की असंवेदनशीलता को लेकर, पुलिस के रिस्पांस टाइम को लेकर, और खासकर दीपक दहिया के इस बयान पर, जिसमें वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि साहब सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, 18-20 बार मैंने कॉल किया, लेकिन पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंगी। इन सब बयानों से लोगों में गुस्सा है। स्पेशल सीपी साहब को मैं क्या कहूं, प्रेस को अपनी बात बताने में क्या हर्ज था? वो सवाल पूछते, आप जवाब देते। यह बात तय है कि पुलिस ने वो एक्सीडेंट नहीं किया था, तो ये बात बताने में क्या हर्ज थी? क्यों आप 90 सेकंड में यानी 1.5 मिनट में ही उठ के चले गए, लोग सवाल पूछते रहे? ये सब चीजें शंका को जन्म देती हैं कि कुछ बचाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, पुलिस को बचाया जा रहा है। हम कहते हैं अपराधियों को बिल्कुल नहीं बचाया गया, या अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं की पुलिस ने। पुलिस वालों के बारे में ही तो सवाल पूछे गए होंगे कि साहब जो पहली पीसीआर वैन थी उसने क्यों नहीं सुना, दूसरी वाली ने क्यों नहीं सुना, तीसरी वाली ने क्यों नहीं सुना, कंट्रोल रूम में 18-19 बार फोन करने के बाद क्या कार्रवाई की गई, यही तो पूछा जाता। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ
जिसने शंका को जन्म दिया। आप भी इससे संबंधित समाचार जो लगातार चल रहे हैं उसको सुनेंगे तो लोगों का गुस्सा पुलिस के प्रति है और बेवजह पुलिस के प्रति है। लोगों की वजहें ठीक हैं, लेकिन पुलिस ने बेवजह ये बवाल अपने सिर पे ले रखा है। अरे आप प्रेस बुलाइए, उससे उसको बताइए कि साहब हाँ हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से इतने बजे फोन आया, इतने बजे फोन आया, मैंने फलां को जो पीसीआर की लोकेशन नज़दीक में थी उसको बताया, वो वहां पर पहुंचा, उसे कोई नहीं मिला। फिर जिसने सूचना दी थी उससे संपर्क किया गया, उसने जगह दूसरी बताई, तब तक गाड़ी आगे निकल गई थी। भाई जब किस्सा कहानी ही बनाना है तो बना के आप कुछ भी बता देते, लेकिन आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। आज की घटना बहुत निर्मम, लोमहर्षक और गंभीर है। नए साल में घटी इस घटना ने, आप यकीन करिए, देश को झकझोर दिया है। कुछ भी आप किसी भी चैनल को खोलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की विवेचना करते बड़े बड़े विद्वान एंकर्स मिलेंगे। ऐसे एंकर्स भी मिलेंगे जिन्होंने कभी थाना नहीं देखा है, लेकिन थाने की पूरी वर्किंग आपको बताएंगे, पुलिस की भी सारी वर्किंग आपको बताएंगे। लेकिन घटना गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निधि ने जब वो आई प्रेस के सामने तो उसने कहा कि हम दोनों लोग पार्टी करके निकले थे। दोनों चीजें हैं, जहां वो पार्टी करने के लिए, यानी जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए वो किसी पार्टी में गए थे, उसका भी आशय हो सकता है, और ये आशय भी हो सकता है कि ये लोग भी किसी पार्टी में शामिल हुए थे। जब पुलिस को मृतक का घर पता लग गया, उसकी मां का पता लग गया, तो उसे हर हाल में 4-6 घंटे के भीतर यह जानकारी कर लेनी चाहिए थी कि कुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कितने लोग उस दिन उस इवेंट में गए थे, कौन कहाँ का था, कहाँ कौन गया था, कितने बजे निकला था, कहाँ से। अच्छा, निधि ने भी ये नहीं बताया कि वो कहाँ से चली थी, किस जगह से चली थी, किस जगह की पार्टी थी, ये भी निधि ने स्क्रीन पर टीवी के सामने नहीं बताया। डेयरी मालिक दीपक दहिया के बारे में बार बार पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसका ये कहना है कि उसके पास 18-20 बार किए गए कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो ये तो पूछा ही जाना चाहिए था, जिस ऑपरेटर ने वो कॉल अटेंड की थी उससे जरूर पूछा जाना चाहिए था कि तुमने किया क्या। हो सकता है उसकी जान बच जाती। कदम कदम पर खड़ी होने वाली पीसीआर व्हीकल किसी एक ने चेस किया होता, ओवरटेक करके रोक लिया होता। जैसे जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो ब्रॉड डेड थी, डॉक्टर ने अफसोस किया और ये कहा कि अगर ये यहां पर जिंदा होती तो एक्सीडेंटल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं, एक्सीडेंट के मामलों में हम कोशिश करते हैं और हमारी सक्सेस रेट अच्छी है। तीसरी बात, घटना के बाद सीसीटीवी बहुत ढेर सारी तैर रही हैं सोशल मीडिया पर, सीसीटीवी फुटेज। जब यह घटना सामने आ गई, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, यह भी देखा जाना चाहिए कि कौन सा सीसीटीवी दिल्ली पुलिस का है, नगर निगम का है, सरकारी है और कौन सा प्राइवेट है। और अगर जो सरकारी हैं, क्या इनकी मॉनिटरिंग कहीं हो रही थी, क्या किसी ने इस एक्सीडेंट के बारे में देखा था तो उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया था। ये बातें भी देखी जानी चाहिए। तीन दिन से इस जो कंझावला कांड की चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर भरा हुआ है, अखबारों में है, टीवी में है, लेकिन निधि कहां चली गई? निधि क्यों अपने से सामने नहीं आई?
निधि ने सारी बात आकर पुलिस को क्यों नहीं बताई? जानती वो भी थी कि कल को पुलिस पूछेगी जरूर, लेकिन वो अपने से सामने नहीं आई। जिस पंजाबी बाग के फंक्शन के लिए वो अपने मां से कह के गई थी, पुलिस ने वहां कितने लोगों से बातचीत की, कितने बजे ये खत्म हुआ इवेंट, उसके बाद वो कहां गई, घटना और पंजाबी बाग के इवेंट के खत्म होने के बीच में कितना समय है। जो तरह तरह के किस्से कहानी हैं, इन पर विराम लगेगा अगर पुलिस ने इसका भी खुलासा किया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या जो कार सवार हैं ये भी तो उसी फंक्शन में नहीं गए थे। अगरचे वो उस फंक्शन में गए थे और लड़की और उनमें कोई जान पहचान थी, अंजलि और इनमें से किसी एक में या सभी से, तो ये 100% हत्या का मामला है। अगर एक दूसरे से बिल्कुल अननोन थे तो फिर ये गैर इरादतन हत्या का मामला बनेगा, एक्सीडेंट का मामला बनेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ही गई होगी। निधि की ये बात उसी से सही या गलत पता लगेगी कि क्या अंजलि ने भी बहुत शराब पी रखी थी। मेडिकल जांच उन 5 लोगों की भी हुई कि क्या वो बहुत ज्यादा नशे में थे कि गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं थी। दूसरा यह है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से निधि का बयान पता नहीं क्यों ट्यूटर्ड लगता है। निधि भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सही गलत जानने वाली लड़की थी कि साहब हम पुलिस को नहीं बताएंगे तो क्या मेरे साथ होगा, बताएंगे तो क्या होगा, इस तरह की नहीं लगती उसकी बातचीत से। और साधारण सी लड़की, घर वालों ने जरूर कहा होगा कि भाई हल्ला हो रहा है वो मर गई, अखबारों में निकला है वो मर गई, साथ के लोगों ने बताया होगा कि अंजलि की डेथ हो गई, तुम्हें पूरी बात पुलिस में बता देनी चाहिए। लेकिन वो पुलिस में नहीं आई। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, हल्ला होना शुरू हो गया था, पुलिस निधि तक पहुंच गई, पुलिस ने निधि को बुलाकर उसे समझा दिया कि सारी बातें खत्म हो, इसके बाद इसका बहुत हल्ला न हो। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि उसकी बातें किसी एक चीज पे बार बार जोड़ देना, या तो आरोपियों ने उसको ट्यूटर किया या फिर पुलिस ने उसको ट्यूटर किया, ये मैं स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता। लेकिन जिस तरह का बयान वो दे रही है, कुछ टेक्निकल, कुछ नॉन टेक्निकल और कुछ बिल्कुल जिसके बारे में वो बता भी नहीं रही है। वैसे ईश्वर करे कि वो नेचुरल बोल रही है जो उसके साथ हुआ है, लेकिन ये भी उसको एक्सप्लेन करना होगा कि 3 दिन बाद वो क्यों घटना के बारे में बताने आई। उसका ये कहना कि मैं डर गई, उसका ये कहना कि मैंने मां को बता दिया। मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, कितने बजे बताया, क्या सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट किया, पुलिस में जाने आने के बारे में किसने सजेस्ट किया कि मत जाओ, किसने सजेस्ट किया कि नहीं चली जाओ, और वो क्यों नहीं गई। ये बात सही है कि वो अकेली आई विटनेस, अगर उसके बयान को यकीन किया जाए तो अकेली आई विटनेस थी, घटना के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसलिए इस तरह के वहम, इस तरह के डाउट्स, इस तरह की गलत फहमियां क्यों होने दी जा रही हैं, या क्यों इसको दूर नहीं किया जा रहा है। इसे भी दूर किया जाना चाहिए। जो किस्सा कोई परिवार में तमाम पुलिस के लोग भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार उसके बयान को टीवी पर देख लें, एक बार नहीं कई बार देखें, उनका भी अनुमान वही होगा। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो,
ऐसा नहीं कि पुलिस एक्सपीरियंस में या पुलिस की इतनी लंबी सेवा में अपराधियों के बयान या अपराधियों के व्यवहार, अपराधियों के बारे में सारे आकलन सही ही निकले हों, गलत भी होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्यूटर्ड स्टेटमेंट। मेरा आकलन सही भी हो सकता है, मेरा आकलन 100% गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं वो उसके बारे में जरूर बताएं लोगों के मन से। वरना होगा क्या? होगा ये कि जैसे निर्भया के समय में इतनी स्टोरीज चली, लोगों में डर का माहौल बैठ गया। पुलिस नहीं क्लियर करेगी, पुलिस सबको बुला के नहीं बताएगी, पुलिस प्रेस को उसकी जो क्वेरीज हैं उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, तो ये किस्से कहानी चलते रहेंगे, अनंत काल तक चलते रहेंगे। अनावश्यक लोगों के मन में डर, शंका और भय का वातावरण बनेगा। जितनी जल्दी हो सके सही बात, हो सकता है इसमें और तमाम बातें निकल कर आए, क्योंकि विवेचना अभी किसी भी दृष्टिकोण से पूरी नहीं हुई है। मैं इसीलिए ये बताना नहीं चाहता था। मैं बार बार सभी घटनाओं के बारे में आपसे कहता हूं कि जब तक पूरी बात ना आ जाए तब तक मैं उस घटना का जिक्र नहीं करता, क्योंकि जिम्मेदारी से किसी बात को कहना और फिर बाद में उस बात का गलत निकल जाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। बहरहाल विवेचना चल रही है, आप भी विवेचना का पूरी होने का इंतजार करिए। पूरा नक्शा, पूरा स्टोरी, पूरी फैक्ट्स इकट्ठा होने दीजिए। दिल्ली पुलिस जरूर सारे फैक्ट्स के साथ आएगी, सबको जानकारी होगी। तब तक हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच एक लड़की को कार से घसीटने से हुई मौत का मामला गरमा गया है। बता दें, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। इस वीडियो में लड़की बलेनो कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है और कार चालक उसे घसीटते हुए यू टर्न लेते दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी है। इस बीच कांजावाला इलाके में जिस बलेनो गाड़ी ने वारदात को अंजाम दिया था, उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। सीसीटीवी 1 जनवरी तड़के 3:34 का है। कांजावाला के लाटपुर गांव से थोड़ा आगे गाड़ी यू टर्न लेकर वापस तेसी गांव की तरफ जाती दिख रही है, जहां लड़की की डेड बॉडी मिली थी।